भगवान या कहें ग्रह हमें दुख क्यों देते हैं? सर पहली बात तो भगवान हमें दुख देते नहीं है जी। और इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कभी चाहेंगे कि मेरे बच्चे को दुख मिले? कोई पेरेंट नहीं चाहता। अगर पेरेंट के पास किस्मत लिखने की ताकत मिल जाए तो वो हर पेरेंट अपने बच्चे की सबसे अच्छी किस्मत लिखेगा। इसका मतलब हमारी किस्मत भी भगवान ने तो लिखी नहीं है, लेकिन दोष हम भगवान को ही देते हैं। कि हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, हाय रब्बा तू की कर देता। मतलब इन एवरी लैंग्वेज हर इंसान कोसता भगवान को ही है, राइट। और जैसे किसी की शादी गलत हो जाती है और वो अरेंज मैरिज होती है तो भी वो माँ बाप पे उंगली रखता है, तुसी या कुड़ी ले आंदी, या आपने ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी कर दी। इजी है, ह्यूमन नेचर क्या है, किसी और को दोष देना आसान है, बहुत आसान है। इसलिए जो इजी होता है उसी को हम टारगेट करते हैं, राइट। भगवान को जितना मर्जी कोस लो, वो बेचारा हमें आके कुछ नहीं कह रहा, राइट। अब आते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन था ग्रह हमें दुख क्यों देते हैं? ग्रह हमें दुख नहीं देते हैं, हमारे कर्मास हैं जो हमें दुख देते हैं। जो हमने बीजा है वही हमने फसल काटनी है। लेकिन जैसे मैम हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए, मृत्यु हो गई, दोबारा जन्म हो गया, किसी और घर में हुआ, किसी और नक्षत्र में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पिछले जन्म के दुख, पिछले जन्म के ग्रह हमें अब भी इस जन्म में भी तंग करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर कि ये जो जन्म हमारा इस वक्त चल रहा है यही हमारा स्टार्टअप नहीं है। हम कण से लेके अभी तक के, अभी क्या टाइम हुआ है, कोई मेरे ख्याल से 7 बज गए होंगे, है ना। तो अभी तक के मिनट तक जितने हमारे कर्म हैं ऑल आर रिकॉर्डेड, नेचर ने रिकॉर्ड किए हैं। उसमें अच्छे बुरे मिक्स सब तरह के हैं, और जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे असर हमें आता जाता है। आप इसको कह सकते हो कि एक बाल्टी है जिसमें पहले हीरे मोती, फिर बादाम किशमिश और फिर कूड़ा कचरा सब भरा हुआ है। हमने नीचे से नलका खोला तो जो जो आइटम्स हैं जिस तरह से स्टोर की गई हैं वैसे हमें मिलती जाएंगी, रिजल्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। अब वो बाल्टी, किसी के पास नीचे डायमंड्स हैं, किसी के पास नीचे से ही कूड़ा स्टार्ट होता है और ऊपर जाके डायमंड है। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। और दूसरा, हमें आपने कर्मा थ्योरी पढ़ी होगी, राइट। कर्मास हैं हमारे और कर्मास ही लौट के आते हैं। इसीलिए ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगी कि बल्कि हर बच्चे को, हर इंसान को ज्योतिष पढ़ना चाहिए। इवन स्कूल में एस्ट्रोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक अपब्रिंगिंग माइंड को इस तरह से पॉलिश किया जाए, इस तरह से शार्पन किया जाए कि उसे बताया जाए कि हाउ टू वर्क ऑन द कर्मास। आपने क्या सोचना है। हमने बचपन से पढ़ा है कि बोलने से पहले सोचो, ऐसे मत बोल दो। भगवान ने दिमाग ऊपर लगाया ना, जुबान थोड़ा सा नीचे लगाई है, पहले सोचो फिर बोलो। लेकिन मैं कहूंगी कि सोचने से पहले सोचो, क्योंकि कर्मज यहां से बनते हैं। मैम अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तो भी हमारे नेगेटिव में ये जाएगा। एग्जैक्टली। मैं सोचा ही है, सिर्फ बोला नहीं। कुछ कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि यार इसका तो ऐसे कर दो, इसका ऐसे हो जाए कुछ। मेरे कर्मास बन गए हैं। वो मैंने तीर छोड़ दिया, वो तीर मेरे कमान से निकल गया। तो अगर बच्चे को ही 1-2.5-3 साल से ही, बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन दिलाई जाती है, अगर तब से ही ये ट्रेनिंग दी जाए कि सोच के सोचना है, हाँ, सोचने से पहले सोचो कि क्या ये सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने मन ही मन सोच लिया, तो अपने अंदर ये चेक करना होता है। ये ज्योतिष हमें, ये पावर हमें ज्योतिष देती है कि हमने अपने अंदर चेक करना है कि जब मैंने सोचा कि मैंने आपको छोड़ना नहीं है या इसका ये हो जाए, कैसी फीलिंग थी? इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव? और उस नेगेटिव का क्या था? मेरे जेस्चर्स बदले जी, मेरे शब्द गंदे हुए, मेरे मन में मलिन भावनाएं भी आई, राइट। पहले, सबसे पहले उस गंदे विचार ने मुझे ही गंदा किया। आपका तो मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। और चौथा काम किया, मैंने अपने कर्मास बना लिए।
अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? मेरा। आपका मैं कुछ बिगाड़ पाई या नहीं पाई वो बाद की बात है, पहले तो मैंने अपना ही सब कुछ खराब कर लिया। और वो कर्मास ऐसे बन गए जिसे हम कहते हैं संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा। आपने सुना होगा प्रारब्ध शब्द बहुत बार। संचित मतलब जो जोड़ लिए, ये ऐसी बाल्टी है, ये ऐसी बोरी है जिसे चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। संचित मतलब संचय कर लिया, और ये हर इंसान की पीठ पे ये बोरी है, उसमें से थोड़ा 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 मिलता जाएगा, जैसे नियति ने सेट किया है वैसे, राइट। फिर आते हैं प्रारब्ध, जिनसे मैं कहूंगी कि शंकर जी के पास वो पावर है जिससे हम बच सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई ज्योतिषी नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता। जो मैम अनजाने में हो गए, प्रारब्ध नहीं, अनजाने में नहीं, वो फिक्स है, हमने किए थे, सोच समझ के किए थे, लेकिन उसके बाद हम पछताए थे, पछतावा हो गया, हमने माफिया मांगी थी, ठीक है, हमने उसको ठीक करने की कोशिश भी की, या हमने उसकी एवज में जब हमें रियलाइजेशन हुई कि ये मैंने बुरा किया, तो फिर हमने कुछ लोगों का अच्छा भी कर दिया जी। जैसे किसी ने चोरी की और उसके बाद उसने खूब सारे लंगर लगा दिए, जैसे उसे रियलाइज हुआ उसने वो सारा पैसा बांट दिया, लोगों को रोजगार दिया, विद्या दान की, कन्यादान किए, हाँ, हॉस्पिटल्स खुलवाए, तो उसने अपने आप प्रारब्ध चेंज करने की कोशिश की। तो इस जन्म में ज्योतिष आपको ये बताता है कि आप फला ज्योतिर्लिंग जाइए, वहां जाके क्षमा मांगिए। किस इंसान को किस ज्योतिर्लिंग में जाके क्षमा मांगनी चाहिए और उसके प्रारब्ध कर्मास कट जाएंगे, ये आपकी कुंडली बताती है जी। ठीक है जी, हम आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी सबको क्योंकि आजकल ज्योतिर्लिंग जाने का बहुत ट्रेंड हो गया, ट्रेंडिंग में है, वो लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, वहां जाके रील्स डालते हैं। ओह माय गॉड, केदारनाथ जी में अगर इतना सब कुछ हो रहा है और वहाँ मैनेजमेंट इतना परेशान हो गई लोगों से, तो आप देखिए कि मतलब क्या रहे हैं लोग, वहां जाके भी वो गलत कर्मास बना रहे हैं। जाना तो वहां पे था कर्मा कटाने के लिए, क्योंकि केदारनाथ जी ऐसा मंदिर है, वो मंदिर एक यंत्र की तरह फ्रेम हुआ है, बनाने वालों ने वो एक यंत्र की तरह बनाया है। जैसे आप कह सकते हैं कि सर्जन जब ऑपरेशन करता है जी, कैसे उसने बारीकी से वेन्स आर्टरीज को बाईपास सर्जरी करनी है और कैसे करना है, ऐसे ही वो मंदिर बना है। वो उस तरह से मंदिर बना है जैसे पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, जब किसी देश पे कब्जा करना होता था तो राजगुरु यंत्र बनाते थे, ज्योतिष के यंत्र बनते हैं। आपने सुना भी होगा, कुछ बाबे होते हैं जो छोटा सा आपको यंत्र बना के देते हैं, वो कहते हैं लाल पुड़ी दे विच ओनू तुसी रख लो, पॉकेट में रख लो, राइट। और कुछ मुसलमान हैं जो कुछ चीजें आपको बना के देते हैं, वो उसी का एक कह लो प्रतिरूप है, राइट। तो केदारनाथ जी ऐसा मंदिर है जो यंत्र के हिसाब से बना है, और वहां पे 3 यंत्र हैं, 3 यंत्र हैं जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कटवाने की ताकत रखते हैं। तो मैम कौन से प्लीज उसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ, केतु से लोग बड़े परेशान होते हैं और डरते भी बहुत हैं। तो केतु का यंत्र है उस मंदिर के एंड में, हम मंदिर को जब एंटर करते हैं पहले एक यंत्र है प्लेनेट, सेकंड में एक और प्लेनेट है, थर्ड में केतु है, अचीवमेंट ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, राइट। वो मंदिर इस तरह से फ्रेम किया गया, इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। तो मैं मतलब अपील करूंगी आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग ज्योतिर्लिंग जाएं और सिर्फ क्षमा मांग के आएं, और जिस पर्पस के लिए आज के बच्चे जा रहे हैं प्लीज वो बंद करें, वो चीजें बंद करें। यू आर फ्रेमिंग नेक्स्ट न्यू बैड कर्मास, नथिंग एल्स। रील बनाने से, फोटोग्राफ्स खींचने से कुछ नहीं होगा, सिवाय आपको राहु के बैड इम्पैक्ट आएंगे। जितना हो सके कम से कम मोबाइल के पास रहिए, जितना हो सके कम से कम सेल्फी खींचिए, जितना कम से कम हो सके मोबाइल में अपनी रील्स बनाइए, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड पे हैं। मत कीजिए, इससे आपको राहु के बैड इम्पैक्ट्स आएंगे। मैम ये सब करने से भी यस
सिंपल नहीं, धार्मिक जगह पर नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में भी हम करते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी प्लेनेट को ज्यादा यूज करेंगे सर, अभी हम बात कर रहे हैं मरकरी चल रहा है हमारा जी, हम पर्दे पे आने वाले हैं, ये हमारा राहु चल रहा है जी, ठीक है। और मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है, वीनस पहना हुआ है मैंने बहुत, राइट। तो ये हर चीज प्लेनेट के साथ रिलेटेड है। तो बच्चों को वैसे भी मोबाइल से, चलो साइंटिफिकली तो हम कहते ही हैं कि दूर रखना है, एस्ट्रोलॉजी वाइज भी बच्चों को दूर रहना चाहिए मोबाइल से, राइट। थैंक यू मैम। मैम अलग अलग ग्रह जैसे हो गए, केतु जैसे आपने केतु की बात की, हाँ जी। केतु सबसे ज्यादा लोगों को डराता है कि अगर केतु की दशा शुरू हुई तो पता नहीं हमारा क्या नुकसान होगा, हमारे का साथ क्या होगा, हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, हमें कौन सी बीमारी हमें ग्रस्त कर देगी। बिल्कुल मैम, क्या रियलिटी में केतु इतना खतरनाक है? यस, खतरनाक तो है, लेकिन अगर हम हर खतरनाक चीज जो होती है उसके, देखो हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। केतु जितना खतरनाक है, सर्जरीज देता है, मेडिकल की हमेशा कोई ना कोई कहते हैं प्रॉब्लम आएगी, देगा ही देगा। जब भी केतु की दशा आ जाती है लोग डर जाते हैं और डरा दिए जाते हैं जी, ठीक। लेकिन मैं कहूंगी कि केतु से ज्यादा बढ़िया और प्यारा ग्रह कोई नहीं है। मैं वो क्यों? क्योंकि केतु आपको जब भी आएगा, केतु की छोटी सी भी दशा आएगी, वो आपको बहुत सीख देके जाएगी। केतु रिलेटेड टू द डिटैचमेंट, ये सबसे अलग कर देगा आपको। जैसे आप चाय पौनी, हम चाय छानते हैं, ठीक है, पत्ती सारी बीच में रह जाती है, बीच में जो अदरक वगैरह सब हमने डाला हुआ वो रह जाता है, नीचे हमारे पास चाय आती है। केतु की दशा ने भी आपकी जिंदगी में आके यही करना है। जितने आलतू फालतू के लोग हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने आपके इल्यूजन्स हैं, सबकी सच्चाई पता लग जाती है, दूर कर देना है। केतु ने सबको आपसे दूर कर देना, आपको अकेले खड़े रखना है और आपको बताना है कि तुम्हारी क्या पावर है, क्या तुम्हारी पावर है, क्या तुम्हारा गोल होना चाहिए, क्या तुम्हें सोचना चाहिए, किधर तुम्हें जाना चाहिए। और केतु ऐसा प्लेनेट है जो मोक्ष देने की काबिलियत रखता है, वन मैन आर्मी है। केतु इज अ वन मैन आर्मी, मतलब जिसने उस ग्रह को समझ लिया, डरो नहीं, समझो कि केतु आ रहा है तो ये अध्यात्म से क्यों जुड़ा हुआ है। क्यों कहते हैं कि केतु मोक्ष देगा? मोक्ष तो तभी मिलेगा, मोक्ष, बहुत से लोग आते हैं ऐसे, ये कहते हैं कि भाई हमारी केतु की दशा आने लगी है तो मैम हमें मोक्ष मिल जाएगा। आते वो अच्छी गाड़ियों में है, डायमंड्स से लदे होते हैं, मेरे पास जब आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि सोच क्या रहा है ये बंदा और पहन के क्या है। बीइंग अ मैन भी उन्होंने डायमंड्स खूब पहने होते हैं, गोल्ड पहना होता है। तो मैं कहती हूँ मेरा एक ही होता है सर, जब मोक्ष मिलना है ना, जे मोक्ष वाल तुरे भी तुसे चीका निकल जानी आ जाए। पंजाबी च समझा दिया तो, क्योंकि मोक्ष किसे मिलेगा? आपको लगता है कि मोक्ष ऐसे ही मिल जाता है? सारी चीजें तो अलग होना पड़ना, छीन लेगा वो सब कुछ, केतु तुमसे छीन लेगा। हर चीज, हर रिश्ता, हर इंसान, आपकी देह से आपके प्रोडक्ट भी, बॉडी ऑर्गन्स, आपकी बॉडी की स्किन भी, आपको एकदम सिंगल हड्डी पंजाबी में कहो तो, ठीक है। इसकी बड़ी सीधी सी एग्जांपल है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, मोक्ष हासिल हुआ था, क्या थे, क्या हो गए थे, एंड तक क्या हालत थी। अगर आप उनकी बायोग्राफीज पढ़िए जी, तो गौतम बुद्धा, सब कुछ खत्म होने के बाद, सब कुछ जब खत्म हो गया और केतु की ही दशा चल रही थी जब उन्हें मोक्ष मिला था। और स्टोरी का एक लास्ट मैं एपिसोड आपको सुनाती हूँ कि गौतम बुद्ध जिस रात को उन्होंने नदी पार करके दूसरी जगह जाना था, तो वो नदी वो जिंदगी में कई बार पार कर चुके थे, तो लेकिन उस वक्त उनसे वो नदी पार नहीं हुई। तो वो थक हार के किनारे पे बैठे हुए और सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं और आसमान की तरफ देखकर बात भी कर रहे हैं, हुन्नी मैंने कुछ चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक भगवान को पाने के लिए मैंने राजपाट त्याग दिया, अच्छे माँ बाप त्याग दिए, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के साथ उनकी शादी कराई गई थी, क्योंकि ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लड़का टिकेगा नहीं, ये नहीं राजा बनने वाला।
तो वो मैंने स्त्री भी त्याग दी, मैंने अपना पुत्र राहुल, उनके बेटे का नाम था, वो भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? भगवान पाने के लिए, मोक्ष हासिल करने के लिए। अब मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जब उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मोक्ष पाने के लिए मैंने अपना शरीर भी खत्म कर दिया। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक नदी पार कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए कि मैं तो शरीर से भी गया, मैं हिलजुल भी नहीं सकता, मेरे में इतनी जान भी नहीं रही। तो वो ऐसे ही विलाप करते हुए पेड़ के नीचे सो गए और उसी रात घटना घटी जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो केतु ये है, इसलिए केतु से डरना नहीं है। जिसकी भी केतु की दशा शुरू होती है, आप कुछ ना कुछ नया शुरू कीजिए अध्यात्म की ओर। नहीं है इंटरेस्ट बहुत से लोगों का, सारे अध्यात्म तो नहीं कर सकते, राइट। अब बात वहां पे आती है कि सारे तो नहीं सन्यासी बन जाएंगे, राइट। तो कोई रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दीजिए, फर्दर स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, कोई ना कोई ऐसी जैसे पीएचडी स्टार्ट कर दीजिए, एमफिल स्टार्ट कर दीजिए। तब उसका इम्पैक्ट कम होगा मैम? बहुत कम हो जाएगा और आपको मास्टरी दिलवाएगा कि तो उस सब्जेक्ट में आप मास्टर बन के निकलेंगे, राइट। और कुछ नहीं तो जैसे एजुकेशन कंसल्टेशंस होती हैं मेरी, तो पेरेंट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि मैम बच्चे को कौन से सब्जेक्ट दिलवाए जाएं। तो अगर तो उनके आगे केतु की दशा आ रही है तो मेडिकल में भेजिए बच्चे को। कहाँ तो वो पेशेंट बन के हॉस्पिटल जाएगा, सुइयां लगेंगी, केतु है सुई की नोक, या तो उसको सुई की नोक लगेगी या वो लगाना सीख जाएगा। और जिसका केतु प्रोमिनेंट होता है सर, वो बहुत बड़े और अच्छे सर्जन बनते हैं। या तो वो सर्जन बनेगा या पेशेंट बन के हॉस्पिटल में रहेगा, रहना उसने हॉस्पिटल में, राइट। तो इसलिए जो हमारे दर्शक केतु से डरते हैं, मैं उनको ये समझा दूं कि केतु से बढ़िया प्लैनेट और कोई नहीं है। ये आपको पॉलिश करके एक कॉन्फिडेंस देके जाएगा कि तुमसे अच्छा और कोई नहीं है, और आप अपने आप में किंग फील करोगे आफ्टर केतु। आप ऐसे विजयी अपने आप को महसूस करोगे कि अब जिंदगी की कोई भी सिचुएशन आ जाए, यू कैन फाइट। आपको एक फाइटर बना देता है केतु, क्योंकि मेरी केतु की दशा जा चुकी है। तो इसलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से अंदर से समझती हूँ कि केतु ने जो मुझे बना दिया और जितना केतु ने मुझसे छीनना था सब छीन लिया। तो उसके बाद जो मैं पॉलिश होके निकली हूँ, तो आज आपके सामने हूँ। मैम, आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपने किसी की हेल्प की हो लेकिन आज तक आप उस इंसिडेंट को कभी भूले नहीं हो? सर एक्चुअली मैं कुंडली से वास्तु भी करती हूँ जी। तो कुछ मेरे पास केसेस थे जो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स पंडितों से परेशान होने के बाद, थक हार के, परेशान नहीं कहूँगी, थक हार के मेरे तक आए थे, क्योंकि मेरी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। तो वो जब इतनी फीस लोग नहीं खर्चते, क्योंकि माइंडसेट नहीं है पंजाब में, तो वैसे भी माइंडसेट नहीं है। उनको होता है कि 50-100 में, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 500 में पंडित लोग बहुत अच्छा बताते हैं, क्योंकि हर एक पंडित, हर एक ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे जो आसपास हैं लोग, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, उनकी इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि वो तो लीनियज से लेकर आ रहे हैं ये विद्या। हमने तो कॉलेज में जाके पढ़ी है, उनके दादा परदादा ने उन बच्चों को सिखाई है, वो हमसे कहीं ऊपर हैं। इसलिए यहाँ पे किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, इस बात को कोई नेगेटिव ना ले। तो मैं ये कह रही थी आपको कि जब वो लोग आए, उनको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं पहले उनकी किसी भी क्लाइंट की हिस्ट्री को डिस्कस करती हूँ। मैं पूरा केस स्टडी करने के बाद उनको कुछ उपाय बताती हूँ, अदरवाइज मैं बताती ही नहीं उपाय। तो मैं सिर्फ उनको ये बता देती हूँ कि भाई ये दशा अच्छी नहीं है, काम होगा कि नहीं होगा, दैट्स इट, राइट। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी कि वो इतने सारे उपाय कर चुके हैं और 5 से 6 बार अबॉर्ट हो चुका है, और आईवीएफ भी खत्म हो चुका, मतलब आईवीएफ का भी लास्ट चांस है अब उस लेडी के पास, वो क्या करे। आईवीएफ, अगर आपने आईवीएफ के बारे में सर पढ़ा हो, इट्स अ वेरी पेनफुल, आईवीएफ रिस्की भी काफी है मैम, बहुत रिस्की है। और आईवीएफ के बाद अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उस लेडी का
अबॉर्ट करना, उसको अंदर से क्लीन करना, इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, वेरी पेनफुल। और उसके बाद उस लेडी की हेल्थ ज़ीरो हो जाती है, राइट। उसका यूट्रस, उसका सारा इंटरनल पार्ट्स जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं, वो किसी काम की रहती नहीं है, ठीक है। एक बीइंग अ फीमेल मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं उस लेडी को बहुत बुरी तरह से टारगेट करती हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या है, बच्चा होना चाहिए, अपना ही होना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना। कर भी सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं और कर लेना चाहिए। आपके अपब्रिंगिंग पे है सब कुछ कि आप उसको कैसे रखेंगे और आप अपने पार्टनर के लिए कितने कंसर्न हैं। आई लव यू, ये 3 वर्ड्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसे प्रूव करना अपने हर एक्शन, अपने हर जेस्चर में उसे प्रूव करना, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो लेवल ऑफ कंसर्न शो करना, इट्स टोटली डिफरेंट, राइट। तो उस केस में क्या था कि मैंने उस कुंडली से उनका वास्तु देखा कि ये लेडी जिस घर में होनी चाहिए वहाँ का ये जोन खराब है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप अभी कुछ मत करवाओ, पहले मेरी वास्तु विजिट करवा लो जी। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि कुंडली से मैंने उनका वास्तु देखा और मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप वास्तु करवाइए। तो बीइंग अ लेडी वो बेचारी डिसाइड नहीं कर सकती थी कि इतनी मैं फीस दूंगी, इनके वास्तु विजिट के ये चार्जेस हैं, तो मैं कैसे ही दूंगी ना, मतलब मैं डिसाइड कैसे ही करूं। तो फिर उसने मेरी अपने हस्बैंड से बात कराई। तो आदमी लोग अगर समझदार होते हैं तो उनको दिखता है कि हाँ प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन देख लें, हम देख लें क्या दिक्कत क्या है। तो उन्होंने विजिट करवाई घर पे, तो वाकई जो कुंडली में मेंशन था, शो हो रहा था, उनका वही जोन खराब था। और जब मैंने वो जोन ठीक करवाया तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि अब ये ठीक हो गया है, अब आप करवाइए, चांस ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका लास्ट चांस है, अब आप चांस लीजिए और बेटा ही होगा, राइट। अब उन्होंने ठीक करवा लिया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक करवाने के बाद उन्होंने मेरी विजिट नहीं करवाई, ओके, ठीक है। अब उन्होंने नहीं करवाई तो वहां पे उनका सर्वेंट क्वार्टर भी था, राइट, सर्वेंट भी थे। तो सर्वेंट ने, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, उसने उसी जोन में अपनी अंगीठी लगा ली हुई थी, जो कि वो रात को सेकेगा, क्योंकि एज ए वॉचमैन वो गेट पे रहेगा, तो वो सेकेगा। उसने अंगीठी वहां पे ही रखी हुई है, ठीक। और वो उस पे चाय चुए भी बना रहा है। अगर खाना उसने नहीं 8 बजे अपना खाया तो 10 बजे खाना उसी पे गर्म हो रहा है। एक मिनी रसोई होगी जो कि मुझे नहीं चाहिए थी उस जोन में, राइट। अब वो कंसीव कर लेती है, उसके सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और एंड टाइम पे उसको प्रॉब्लम आ गई और वो लुधियाना एडमिट हुई लेडी। और उसके हस्बैंड ने फ़ोन किया कि मैम डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो नेचुरली अगले का दिमाग खराब हो जाता है, राइट, किसी का भी हो जाएगा, तो जनरल, ठीक है। बच्चा पैदा हुआ, उसने मुझे कहा कि मैम 1 नहीं 3 लड़के हैं, 3 बच्चे हैं। तो ये उन्होंने मुझे पूरे उसमें मेंशन नहीं किया, या उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की होगी, ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल मैं उनका फ़ोन नहीं पिक कर पाई। हमारे बीच में थोड़ी सी इस तरह की बात हुई कि उसने कहा कि मैं बताना चाहता था आपको, लेकिन नहीं बात हो पाई। 3 बच्चे थे, तीनों बॉयज़। उसके पहले की 2 घंटे में डेथ हो गई, दूसरे की 4 दिन में। वो 4 दिन क्रिटिकल था, मेरे पास 4 दिन थे। तो जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जोन ठीक करवा दिया मैंने, अभी भी वो जोन ठीक है जैसे मैंने कहा था, एक चीज़ वैसी है सर। तो उसने कहा कि वैसी तो है, लेकिन बस उसने ये रखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वॉचमैन का है वहाँ पे सिस्टम। मैंने कहा इमीडिएटली उसको क्लीन करो गंगा जल से, सारा कुछ उसका वो सब कुछ ठीक कराया। लेकिन वो जो 4 दिन वाला था सिस्टम, वो बच्चा भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। लास्ट उसका तीसरा बेटा वो ठीक है, और शंकर जी की कृपा से अभी भी वो ठीक है। ये इम्पैक्ट है सर हमारी कुंडली का, हमारे प्लैनेट्स का, हमारे वास्तु का। बहुत से लोगों को लगता है कि वास्तु ऐसे क्या नॉनसेंस चीज़ें हैं यार, आर्किटेक्ट ने बना तो दिया। तो तकरीबन आर्किटेक्ट आप खुद ही उनसे पूछ लो कि वो कितना को वास्तु कर पाते हैं, नहीं कर पाते। मेरे पास जितने भी चार्ट्स आते हैं
वो सारे आर्किटेक्ट के ही बनाए होते हैं। और जो इस विद्या को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि लाखों करोड़ों की बिल्डिंग मैंने खड़ी करनी है, तो उसके लिए अगर मैंने कुछ हजार या कुछ लाख एक वास्तुशास्त्री पे खर्च दिए, तो मेरे ख्याल से वो मेरी बिल्डिंग मेरा प्रोजेक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, और उसमें जो लोग भी आएंगे उनकी भी लाइफ सक्सेसफुल होगी। जैसे कि दिल्ली में अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ पे मेरी वास्तु कंसल्टेशन जाती है, वो 2.5 करोड़ से 8 करोड़ तक का एक फ्लैट बिकेगा, राइट। तो अगर वो वास्तु के हिसाब से बन रहा है, 8 करोड़ भी किसने खर्चने हैं, आपको पता है, एलीट क्लास खर्चेगी, आम बंदा तो नहीं खर्च सकता, ठीक है। एलीट क्लास जब खर्चेगी तो उन्होंने चाहे वहां पे सिर्फ अपना हॉलीडेज के लिए जाना है या अपनी पार्टीज करनी है, लेकिन सक्सेस और ग्रोथ तो चाहिए जी, सबको ही चाहिए। तो ये एनर्जीज वर्क करती हैं। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ऑल अबाउट द एनर्जीज, राइट। तो अगर हम एनर्जीज को मैनेज कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है, बड़ी प्यारी सी होती है। नन्ही सी जिंदगी है, छोटी सी, वो सबकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, खुशहाल रहे, ये हमारी दुआएं होती हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, चाहे हम ब्राह्मण हैं चाहे नहीं है। क्योंकि तकरीबन हम कहते हैं ना कि ब्राह्मण के मुंह से कभी कोई गलत बात किसी के लिए नहीं निकलती, निकलनी भी नहीं चाहिए, राइट। तो हमारी वैसे भी किसी भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के अंदर से कोई क्लाइंट कैसा भी बिहेव करके जाए, हमारे अंदर से दुआएं ही निकलती हैं कि वो खुशहाल रहे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस रोचक चर्चा में भाग लिया और हमारे दर्शकों को ज्योतिष के बारे में, जो काफी लोग एक मिसकंसेप्शंस पैदा करते हैं, हाँ कि ज्योतिष ऐसा है, ज्योतिष ये कर देगा, ज्योतिष वो कर देगा, आपने काफी क्लैरिटी दी और हमारे दर्शकों को इससे काफी अपार नॉलेज मिली है आपकी इस चर्चा की वजह से। थैंक यू जी। मैम, आप जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज? मैं ये कहूंगी कि सभी लोग ज्योतिष पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि हम अपने कर्मास को अच्छा कर सकें। दिस इज द लाइफ ऑल अबाउट द कर्मास। अगर आपको अपने लिए खुशियां चाहिए तो आप पहले खुशियां देनी शुरू करें। जो देंगे वही मिलेगा। जैसा बीज डालेंगे वो फसल आप ही ने काटनी है। अपने बीज की फसल आप ही ने काटनी है, ये कभी मत भूलिए। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। फिर से वही बात कहूंगी, सोचने से पहले सोचें कि ये सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। आपके कर्मास ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू जी।